हेलो दोस्तों। आज हम देखते हैं ब्रेन ब्रेन किस प्रकार से काम करता है। आज हम इसे डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रेन हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो नर्वस सिस्टम को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो भागों में बांटा गया है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, सोमेटिक और ऑटोनोमिक। अब दोबारा से आगे ऑटोनोमिक को फिर दोबारा से सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक दो सिस्टमों में बांटा गया है। क्योंकि आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा ब्रेन है, तो आज हम ब्रेन के बारे में जानेंगे। जैसे क्या आप ये डायग्राम दे रखा है, ये ब्रेन का है और ये न्यूरॉन्स का है, और ये दोनों ही मिलकर ब्रेन और न्यूरॉन्स दोनों ही मिलकर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर कर बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन हमारा न्यूरॉन्स से मिलकर बना है, और न्यूरॉन्स ब्रेन के साथ साथ पूरी बॉडी में भी फैले हुए होते हैं। तो ब्रेन को समझने से पहले पहले हम एक बार न्यूरॉन्स को समझ लेते हैं कि न्यूरॉन्स की जो ये स्ट्रक्चर है ये किस प्रकार से काम करता है और ये बॉडी में इसका क्या फंक्शन है। ये न्यूरॉन्स एक प्रकार की सेल्स होती हैं जो सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाता है, यानी कि जो मैसेज होते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स के जरिए उन्हें ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन जब उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद फिर दोबारा से उसका जो रिएक्ट होता है उसके जरिए फिर न्यूरॉन्स के जरिए ही बॉडी में भेजता है। तो यानी कि सूचनाओं को लाने ले जाने का जो काम होता है वो न्यूरॉन्स का होता है, और ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। अब इसमें सूचनाएं कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफर होती हैं उसको हम समझ लेते हैं, और कैसे ये ब्रेन तक सूचनाएं पहुंचती हैं। ये न्यूरॉन्स का डायग्राम है। ये न्यूरॉन्स के ये जो धागे जैसी संरचना है इसे डेंड्राइट बोला जाता है, और ये सेल बॉडी, ये वाला पार्ट सेल बॉडी कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट है इसे केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस बोला जाता है, और ये लंबे जैसी धागे जैसी जो संरचना है लंबी, इसको एक्सोन बोला जाता है, और इसको ये एक्सोन टर्मिनल है, और ये सबसे लास्ट में ये गोल गोल संरचना है, इनको साइनेप्स बोला जाता है। अब ये किस प्रकार से काम करते हैं इसको और समझ लेते हैं। हालांकि मैंने न्यूरॉन्स का जो है वीडियो अलग बनाया है, लेकिन मैं इसको बेसिकली यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो डेंड्राइट है इनका काम होता है मैसेज को रिसीव करने का काम होता है, यानी कि ये मैसेज को पकड़ कर रखती हैं, पकड़ती हैं, फिर उसके बाद ये मैसेज को सेल बॉडी को ट्रांसफर कर देती है। सेल बॉडी उस मैसेज को एक्सोन में भेज देती है, और एक्सोन उसी मैसेज को एक्सोन टर्मिनल में भेजता है, और एक्सोन टर्मिनल उस मैसेज को साइनेप्स में भेज देता है। साइनेप्स के अंदर होते हैं एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है, जो क्या मैसेज जब साइनेप्स के अंदर पहुंचता है तो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज होता है, और वो दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट तक पहुंच जाता है। तो इस प्रोसेस को मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को में पहुंचने को बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक अंपल्स होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो पहुंचते हैं वो एक्शन पोटेंशियल के जरिए पहुंचते हैं। एक्शन पोटेंशियल का वीडियो मैंने अलग बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब इस प्रकार से जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचता है, ठीक इसी तरह से पहुंचते पहुंचते ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन इसको प्रोसेस करके उसके बारे में जो प्रोसेस करना होता है और उसके बारे में जो रिएक्शन लेना होता है उसके प्रति वो रिएक्शन लेता है, वो रिएक्शन भी दोबारा से मोटार न्यूरॉन के जरिए वापस बॉडी में भेजता है, और बॉडी उसके प्रति एक्शन लेती है। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होते हैं सबसे पहले डेंड्राइट में आते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। ये डेंड्राइट उनको रिसीव करती है, फिर उसके बाद डेंड्राइट सेल बॉडी में भेज देती है, सेल बॉडी एक्सोन में भेजते हैं, और एक्सोन टर्मिनल में भेज देते हैं। यहाँ पर इस जो प्रोसेस होता है उसको बहुत ही आसानी से समझाया गया है। ये जैसे कि हमारे सेंसर ऑर्गन होते हैं, सेंसर ऑर्गन हमारे 5 होते हैं, जो आंख, नाक, कान और जीभ और स्किन, ये हमारे 5 सेंसर ऑर्गन होते हैं। इन सभी ऑर्गनों से जो मैसेज जो हमारे सेंसर ऑर्गन जो अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं, जो सेंस करते हैं, उस सेंस को भेजते हैं ब्रेन तक। ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और उसके प्रति जो प्रतिक्रिया लेनी होती है वो कराता है बॉडी से। बॉडी में मोटार न्यूरॉन के जरिए मैसेज को भेजता है, और बॉडी उसके प्रति प्रतिक्रिया देती है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे क्या हमारी आंख ने एक चीज देखी, कोई भी चीज देखी, जो शेर था, मान लीजिए हमारी आंख ने शेर देखा, लेकिन हमारी आंख का काम है सिर्फ देखना। हमारी आंख ने देखा
और देखने के बाद उस इलेक्ट्रिक इंपल्स के जरिए उसको ब्रेन तक पहुंचाया। ब्रेन ने ये डिसाइड किया कि ये जो सामने वाली चीज है वो क्या है, उन्होंने डिसाइड किया वो शेर है, और फिर उसको प्रोसेस करने के बाद ये डिसाइड किया कि इसके प्रति हमें कोई प्रतिक्रिया लेनी है, यानी कि शेर जैसे कि इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ब्रेन ने अपने आप प्रोसेस करने के बाद बॉडी को ये मैसेज भेजा, फाइट एंड फ्लाइट मोड में होने का। तो ब्रेन ने बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड में कर दिया और बॉडी भागना स्टार्ट कर दी, यानी कि वहां पर से भागना या छुपने का स्टार्ट कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, हमारी जितने भी सेंसर ऑर्गन है, या जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आंख ने कोई चीज देखी, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, ब्रेन ने प्रोसेस करके उसके प्रति प्रतिक्रिया कराई बॉडी से। यहाँ पे सेंसर ऑर्गन अनुभूति करते हैं और ब्रेन उसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फिर बॉडी से उससे एक्शन लेने को बोलता है। अब ब्रेन को जो ब्रेन, क्योंकि ब्रेन एक बहुत ही नाजुक ऑर्गन है बॉडी का, जरा थोड़े से भी चोट लगने से ब्रेन हमारा डैमेज हो जाता है, इसलिए उसे प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है और अच्छे प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो सबसे पहले अब प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं, ब्रेन को कौन कौन सी चीज प्रोटेक्शन कर रही होती है। सबसे ऊपरी जो परत होती है, जैसे कि हम जानते हैं स्किन होती है हमारी खाल, उसके नीचे हड्डी होती है बोन्स, जिसे स्कुल बोला जाता है। तो हमारी खाल के नीचे हड्डी होती है। जब मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था, तो स्केलेटल सिस्टम में ये बताया था कि जो स्कुल होती है, यानी कि हमारी खोपड़ी की हड्डियों को जो है एक ज्वाइंट नाम दिया गया है, जिसे स्कुल बोला जाता है। स्कुल को दो भागों में बांटा गया था, क्रेनियल और फेशियल। ये क्रेनियल वाली बोन्स है जो हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती है, और ब्रेन के नीचे एक लेयर होती है जिसे मेनिंजिस लेयर बोला जाता है। इस मेनिंजिस लेयर को तीन भागों में बांटा गया है, ड्यूरा मैटर, अर्कनोइड मैटर और पैरामैटर। ड्यूरा मैटर सबसे बाहरी वाली जो परत है उसे ड्यूरा मैटर बोला गया है। अर्कनोइड मैटर जो बीच वाली लेयर है उसे अर्कनोइड मैटर बोला गया है, और पिया मैटर जो सबसे अंदर की लेयर है। ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के बीच में होता है सीएसएफ फ्लूइड, और ये सीएसएफ फ्लूइड जो है अर्कनोइड स्पेस में होता है। तो हमने क्या जाना कि सबसे ऊपर जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन कर रही है वो सबसे पहले हमारी खाल यानी कि स्किन, उसके नीचे हड्डी, उसके नीचे तीन प्रकार की लेयर, एक प्रकार की लेयर जिसे मेनिंजाइस बोला गया है। मेनिंजाइस लेयर को तीन भागों में बांटा गया है, ड्यूरा मैटर, अर्कनोइड मैटर और पैरामैटर। अर्कनोइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच एक फ्लूइड होता है जिसे सीएसएफ फ्लूइड बोला जाता है, जिससे सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है। तो हमने अब तक जो इसे ब्रेन को प्रोटेक्शन करने वाले ऑर्गनों के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में जाना। अब एक और स्ट्रक्चर है जिसे बोला जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर का क्या मतलब है? बैरियर शब्द का मतलब है रोकना। तो जो ब्लड के जरिए हमारे ब्रेन को जो नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं, तो वो हमारे उसे रोकने का काम करता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये एक संरचना है जो हमारे ब्रेन को नुकसान होने से बचाती है। काय से? बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, इन चीजों से हमारे, जैसे कि स्ट्रक्चर में ये दे रखा है, दीवार सी दे रखी है। दीवार का मतलब है किसी चीज को, नुकसान देने वाली चीज को रोकना। अब ब्रेन को पढ़ते हैं हम डिटेल से। ये हमने प्रोटेक्शन पढ़ लिया कि ब्रेन को कौन कौन सी चीज प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब देखते हैं ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया। ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका एक फ्लो चार्ट और देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे ब्रेन है, ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब इन तीनों को भी तीन तीन भागों में बांटा गया। फोर ब्रेन की बात करें तो सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलेमस तीन भागों में बांटा गया है। मिड ब्रेन को भी तीन भागों में बांटा गया है, टैक्टम, टैगमेंटम और सेरिब्रल पेडुंकल, ये भी तीन भागों में बांटा गया है। और हाइंड ब्रेन की बात करें तो पोन्स, सेरिब्रम और मेडुला ओब्लोगेंटा। अब हम सबसे पहले जो फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट है उसे डिटेल से जानते हैं कि वो किस प्रकार से काम करता है। ये फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट है वो सबसे बड़ा होता है। इसके अंदर जो दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं, एक गहरी संरचना और एक उभरी हुई संरचना। जो उभरी हुई संरचना उसे गायरी बोला जाता है, और जो उभरी हुई संरचना उसे सुलीकी बोला जाता है। अब हम ये देखते हैं इसका काम क्या है। काम होता है इसका सोचने का, यानी कि थिंकिंग का, मेमोरी का, चीजों को याद करने का और बातों को प्रोसेस करने का।
और तीसरा है वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल कराना। जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार बॉडी में काम हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम इसी का होता है। और तीसरा है सेंसरी परसेप्शन का, जो सेंसर ऑर्गनों से जो चीजें आती हैं उनको परसेप्शन करने का काम जो है होता है हमारा सेरिब्रम का। अब सेरिब्रम को कुछ भागों में डिवाइड किया, लूबों में बांटा गया। लूबों का मतलब ये फ्रंटल लूब है, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। यानी कि जो सेरिब्रल फंक्शन है, जो सेरिब्रल भाग है उसको 4 लूबों में बांटा गया। और लूबों में आप जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा, स्कूल की हड्डियां जो होती हैं क्रेनियल और फेसियल, तो क्रेनियल में आपको मैंने बोन्स पढ़ाई थी, फ्रंटल, टेम्पोरल और फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। जस्ट उन्हीं के नीचे जो ब्रेन वाला पार्ट है उसी को जो है उन्हीं के नाम से रखा गया। जैसे फ्रंटल बोन की अगर बात करें तो वो फ्रंटल लूब के बोन के नीचे जो फ्रंटल लूब है, पैराइटल बोन के नीचे पैराइटल लूब है, टेम्पोरल बोन के नीचे टेम्पोरल लूब है और ऑक्सीपिटल बोन के नीचे ऑक्सीपिटल लूब है। अब देख लेते हैं कि फ्रंटल लूब का क्या काम है। फ्रंटल लूब का काम है मोटार सेंसर जो होते हैं उनको कंट्रोल करना और पर्सनालिटी को जो पर्सनालिटी होती है हमारी उसको डेवलपमेंट करना। तो मोटार क्या है, जो हमारी बॉडी से जो मैसेज जाता है ब्रेन तक, तो वो तो सेंसर होता है, लेकिन मोटार होता है जो ब्रेन से बॉडी तक जो मैसेज जाता है उसको मोटार कहते हैं। तो इसे कंट्रोल कौन करता है, फ्रंटल लोब। मोमेंट कंट्रोल कराना और स्पीच जो हमारा बोलने चालने का काम होता है, ये मोटार एरिया में क्या आ गया, मोमेंट कंट्रोल कराना और स्पीच का। दूसरा है सेंसेशन, जो हम जैसे कि टच करना या दर्द का महसूस होना, वो पैराइटल लूब के अंदर होता है। और पैराइटल लूब किसका भाग है, सेरिब्रल का। और सेरिब्रल किसका भाग है, फोरब्रेन का। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि सेरिब्रल का जो पार्ट है जो फोरब्रेन का जो पार्ट है सेरिब्रल, जो फोरब्रेन का जो पार्ट है सेरिब्रम, उसी का जो पार्ट है एक पैराइटल लोब, उसके अंदर होता है जो सेंसर एरिया, उसी के अंदर होता है सेंसर एरिया, चीजों को सेंस करने का, जैसे कि टच होना, दर्द होना, ये सब उसी के अंदर होता है। अब टेम्पोरल लोब की बात कर लेते हैं। टेम्पोरल लोब का काम होता है लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग, बातों को सुनना, मेमोरी याद रखना और लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग जो है वो टेम्पोरल लोब के अंदर होती है। ऑक्सीपिटल लोब के अंदर होता है आंखों से दिखने वाला एरिया जो होता है उसको जो प्रोसेस करता है वो ऑक्सीपिटल लोब के अंदर होता है। अब हम देख लेते हैं सेरिब्रम का जो दूसरा पार्ट है थैलमस और तीसरा पार्ट हाइपोथैलमस। पहले देख लेते हैं थैलमस। थैलमस का क्या काम होता है, जो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, बॉडी से आने वाले जो सेंसर सिग्नल है उसको सेरिब्रम तक पहुंचाने का काम होता है हमारा थैलमस का। थैलमस का सिर्फ एक काम होता है, जो बॉडी से हमारे सिग्नल आ रहे होते हैं उनको सेरिब्रम तक पहुंचाने का काम जो है हमारा केवल और केवल थैलमस का काम है। अब इसके बाद जो है हम हाइपोथैलमस के बारे में बात करते हैं। हाइपोथैलमस का क्या काम होता है, इसे देखिए, इसे मैं एक बार और समझा दूं। इसका केवल स्टेशन की तरह काम है। जैसे क्या रेलवे स्टेशन पर यात्री रुकते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर ट्रेन के माध्यम से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, इसी तरीके से हमारी बॉडी से जो सेंसर आ रहे होते हैं वो कुछ समय के लिए थैलमस में रुकेंगे और थैलमस उसको भेज देगी सेरिब्रम में। हाइपोथैलमस की अगर बात करते हैं तो हाइपोथैलमस का काम होता है हेमोस्टेटिस सेंटर करना, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल करना। टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर कंट्रोल करना, दूसरा भूख लगाना और प्यास लगाना, और बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट करना। बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं उनको उसको रेगुलेट करने का काम जो होता है वो हमारा हाइपोथैलमस का होता है। जैसे क्या हाइपोथैलेमस मैंने बता दिया है, थर्मोस्टेटिस का मतलब है बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं उसको रेगुलेट करना। अब हम देखते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन को जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मिड ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, टेक्टम और टैगमेंटम और सेरिब्रल पेडुंकल। तो टेक्टम का क्या काम है, जो विजुअल रिफ्लेक्स होती है, यानी कि आंखों से को देखने का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको करने का, और एड्यूटरी रिफ्लेक्शन का, कानों का। टैगमेंटम का जो मोटार कंट्रोल करने का और बॉडी को सीधा खड़ा रहने का।
यानी कि पोस्टीरियर यानी कि खड़ा रहने का, बॉडी मोटार कंट्रोल करना और बॉडी को खड़ा रहने का। और सेरिब्रल पेडुंकल की बात करें तो वॉलेंट्री मूवमेंट कराना, जितने भी हमारी इच्छा के अनुसार काम हो रहे होते हैं वो मिड ब्रेन के का जो सेरिब्रल पेडुंकल है उसके माध्यम से हो रहे होते हैं। अब हमने ब्रेन के तीनों पार्ट पढ़ लिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, और तीनों ही पार्टों को डिटेल से जाना कि वो किस प्रकार से काम करते हैं। अब हम देख लेते हैं ब्रेन स्टीम क्या है। ब्रेन स्टीम क्या है? ये है एक प्रकार, ये है ब्रेन स्टीम किन किन भागों से मिलकर बना है? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ओब्लांगेटा, इन तीनों को मिलाकर बना है ब्रेन स्टीम। अच्छा, इसका काम क्या होता है? काम होता है इसका हार्ट रेट कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन कंट्रोल करना और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। ब्रेन स्टीम का मुख्यतः ये तीन काम होते हैं, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। ये तीन पार्टों से मिलकर बना है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ओब्लांगेटा। अब हम देख लेते हैं लास्ट में हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या है? लास्ट वाला पार्ट जो हाइंड ब्रेन बताया था मैंने, तो उसमें एक पार्ट है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम, ये सेरिबेलम पार्ट है। इसका क्या क्या लोकेशन की अगर बात करें तो ये ब्रेन के सबसे पिछला हिस्सा होता है, और मेन फंक्शन क्या होता है इसका? बॉडी का संतुलन बनाना। तो अगर ये किस चीज से इफेक्ट होता है? यहाँ पे ड्रिंकिंग से, यानी कि जो नशीले पदार्थ होते हैं या अल्कोहल से ये इफेक्ट हो जाता है। और जब ये इफेक्ट हो जाता है तो इसका काम है, मेन काम है बॉडी का बैलेंस बनाना। तो ये जब इफेक्ट हो जाएगा तो अपना काम करना कम कर देगा। तो जब बॉडी का बैलेंस बनाना इसका काम था तो अब ये इफेक्ट हो गया, तो क्या होगा? बॉडी बैलेंस में नहीं रहेगी। यानी कि जो आपने देखा होगा जितने भी ड्रिंकिंग करने वाले व्यक्ति होते हैं तो उनकी लैंग्वेज, उनसे सही से बोला नहीं जाता, उनसे सही से चला नहीं जाता। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं क्योंकि वो जो आप अल्कोहल जो होता है वो अल्कोहल आपको मेडुला ओब्लांगेटा को जाके इफेक्ट करता है, और जब मेडुला ओब्लांगेटा इफेक्ट हो जाता है तो उससे होने वाले सभी काम इफेक्ट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं हम वेंटिकुलर सिस्टम के बारे में। वेंटिकुलर सिस्टम क्या है? वेंटिकुलर सिस्टम, ब्रेन के अंदर ये वेंटिकुलर एक खाली जगह होती है जिसे वेंटिकुलर बोला जाता है। इनमें क्या होता है? इसके अंदर सीएसएफ फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड का क्या काम है? ये फ्लूइड भरा है, ये पूरा वेंटिकुलर है, इसके अंदर फ्लूइड भरा है, उस फ्लूइड का नाम है सीएसएफ फ्लूइड, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड का क्या काम है? इस फ्लूइड का काम है एक तो ब्रेन को न्यूट्रिशन देना, दूसरा जो बेस्ट पदार्थ है उन्हें रिमूवल करना, उन्हें सफाई करना, तीसरा जो है शॉक एब्जॉर्बेशन से बचाना। ये मुख्यतः तीन काम होते हैं। अब हम देख लेते हैं जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई हो रही होती है वो कौन कौन सी आर्टरी से हो रही है। मुख्यतः दो आर्टरीज हैं, बार्ट्रिबल आर्टरी, बैट्रिबल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये आर्टरी मिलकर ब्रेन को बेस पर प्रोटेक्टर लूप बनाती है। अगर एक रास्ता ब्लॉक हो जाए तो दूसरे रास्ते से ब्लड पहुंच जाता है। क्यों बनाती है ये? क्योंकि अगर किसी वजह से ये एक रास्ता ब्लॉक हो जाए तो दूसरे रास्ते से ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच सकता है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट जो है सर्किल की नुमा लूप बनाती है। अब कौन कौन सी दो आर्टरीज के बारे में बताया, वर्टिब्रल आर्टरीज और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इन्हें देखते हैं हम। हार्ट से जो हमारी आर्टरीज निकलती है वो मेन आर्टरीज का नाम है अरोटा, अरोटिक आर्टरीज है। और फिर राइट तरफ जो निकलती है वो सबक्लेविकल आर्टरी है, और लेफ्ट की तरफ जो निकलती है वो लेफ्ट सबक्लेविकल आर्टरीज है। और हार्ट में को जो जा रही है, सॉरी ब्रेन में को जो जा रही है वो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज है। तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई कर रही है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई कर रही है। दूसरी जो आर्टरीज है वो कौन सी है? दूसरी आर्टरीज है आपकी वर्टिब्रल आर्टरी। आप वर्टिब्रल आर्टरी को देखिए कहां से निकल रही है। जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इनमें से ऊपर चल के एक एक आर्टरीज निकल रही हैं जिन्हें वर्टिब्रल आर्टरी बोला गया है, जो ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, ब्रेन के अंदर वाले भाग को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। अब ये ब्रेन में कुछ नर्व हैं जो 12 जोड़ी नर्व हैं,
ये 12 जोड़ी नर्व है ब्रेन में, और ये जोड़ी के हिसाब से होती है, जैसे कि एक ये है और एक ये है, ये जोड़ी, इसके भी जोड़ी होंगी। ओल्फैक्टरी जो नर्व है वो भी जोड़े में है, ऑप्टिक नर्व वो भी जोड़े में है। जोड़े में क्यों है? क्योंकि ज्यादातर हमारे जो ऑर्गन है बॉडी के वो जोड़े में है। तो अगर इसकी बात करें तो ये राइट ऑप्टिक यानी ये राइट आंख का सेंसर लेगी, और ये लेफ्ट आंख का। इसी तरीके से जो है ये सभी नर्व है जो है वो जोड़ों के समान है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं आंख का एग्जाम्पल ले लूं, आंख से कोई चीज आती है तो वो ऑप्टिक नर्व की माध्यम से आती है। अगर ये ऑप्टिक नर्व बंद हो जाए तो मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, और उस मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, और हमारी उस आंख से नहीं दिख पाएगा। यानी कि राइट ऑप्टिक नर्व अगर ब्लॉक हुई है तो राइट आंख से नहीं दिखेगा, और लेफ्ट ब्लॉक हुई है तो लेफ्ट से नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से ये नर्व काम करती हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ डिसीज के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं वो उनके अंदर ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिससे पैरालिसिस भी हो जाता है। दूसरा, पार्किंसन डिसीज क्या है? इसमें डोपामिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, ब्रेन में डोपामिन हार्मोन्स निकलना कम हो जाता है, जिससे क्या होता है मूवमेंट का, बॉडी का जो मूवमेंट होते हैं उनमें इशू आने लगता है। यानी ये अधिकतर 60 साल की ऊपर से व्यक्तियों में देखा गया है। तीसरा, अल्जाइमर। अल्जाइमर में क्या होता है, ब्रेन की जो सेल होती है वो डैमेज होने लगती है और मेमोरी लॉस हो जाती है। जब ब्रेन की सेल डैमेज हो जाएंगी तो जो याददाश्त है वो कमजोर हो जाएगी। तीसरा है हाइड्रोसेफेलिस। हाइड्रोसेफेलिस में क्या है, जो मैंने वो पढ़ाया था आपको, वेंटिकुलर के अंदर सीएफएस फ्लूइड पढ़ाया था। तो उस सीएफएस फ्लूइड की मात्रा अगर बढ़ जाए, एक्यूमुलेशन हो जाए, तो हेड में स्वेलिंग हो जाएगी, सिर में स्वेलिंग हो जाएगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इन्हें मैं चारों डिसीजों को डायग्राम के सहारे समझाता हूं। देखिए, ये हमारा ब्रेन स्ट्रोक है। ब्रेन स्ट्रोक किस तरह से होता है? जो ब्रेन की हमने एक आर्टरीज ली, उस आर्टरीज के अंदर अगर चर्बी जम जाती है तो ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी कि जो ब्रेन की जो आर्टरी है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का जम जाना और ब्लड का फ्लो कम हो जाना। तो एक प्रकार ये हो गया। दूसरा हो गया हेमरेज, यानी कि जो आर्टरीज है आपकी फट जाती है, ब्रेन की आर्टरी फट जाएगी और फटने के कारण ब्रेन का थक्का जम जाएगा और ब्लड फ्लो कम रुक जाएगा। तीसरा है इस्केमिक। इसमें क्या होता है, आर्टरीज आपकी भिंच जाती है, बंद हो जाती है और ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। तो ये तीनों प्रकार से ब्रेन स्ट्रोक होता है। अब देखते हैं पार्किंसंस डिसीज। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो होता है डोपामिन हार्मोन्स निकलना। तीसरा दिखाता हूं मैं आपको, तीसरा बता देता हूं। दूसरी का डायग्राम वो चला गया, कैंसिल हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये हेल्थी ब्रेन है, इसका ये कौन सा है, इसमें ब्रेन की सेल डैमेज होने लगी धीरे धीरे, तो ये तो मिल्ड अल्जाइमर हो गया। इसमें सीवियर कंडीशन है, यानी कि इसमें ब्रेन की जो सेल है वो सीवियर कंडीशन बन चुकी है, बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है। तो इसमें क्या होगा, मनुष्य की याददाश्त कम हो जाती है। तीसरा, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि ये नॉर्मल ब्रेन है, इसके अंदर जो वेंटिकुलर है उसमें नॉर्मल फ्लूइड्स भरा हुआ है। इस वेंटिकुलर्स के अंदर फ्लूइड्स की मात्रा बढ़ गई है, वेंटिकुलर फिल्ड विद एक्स्ट्रा फ्लूइड, तो इसे बोला जाता है हाइड्रोसेफेलिस। तो ये ये जो कंडीशन है, इससे इसमें ब्रेन का साइज बढ़ जाता है और दिमाग खोपड़ी भारी दिखाई देती है। तो आज की वीडियो में हमने ये सब कुछ पढ़ा। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।